गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल निर्मला फिजिक्स। तो बच्चों आज हम बात करते हैं आवेश के आधारभूत गुणधर्मों में, मींस बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। जैसे कि हमने बताया था, हम उस दिन चैप्टर फर्स्ट में थे, वैद्युत आवेश एवं बल। इसका हमने पहला लेक्चर हमने कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसका फर्स्ट लेक्चर कर लिया, दिस इज अवर सेकेंड लेक्चर। ओके, बात करते हैं हम चैप्टर फर्स्ट के वैद्युत आवेश एवं बल में, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इससे पहले मैंने कुछ टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं इस चैप्टर के। ठीक है बच्चों, आवेश के आधारभूत गुणधर्म मीन्स जो हमने वैद्युत आवेश की बात जिस वैद्युत आवेश की हमने बात की थी बच्चों, उसका हमने क्या करना है, आज हमें उसके गुणधर्म बताने हैं कि जो वो चार्ज है हमारे पास, जो आवेश है उसके क्या क्या गुणधर्म शो करता है, मतलब उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहला गुणधर्म की अगर हम बात करते हैं तो वो पहला गुणधर्म है हमारा आवेशों की योज्यता। ठीक है, वैद्युत आवेश की योज्यता, वैद्युत आवेश की योज्यता। इसका मतलब क्या है बच्चों, देखिए वैद्युत आवेश की योज्यता का मतलब है किसी भी हमारे निकाय में, कोई हमारे पास निकाय है, ये हमारा एक सिस्टम है, इस निकाय में जो इसका कुल आवेश है, जिसका परिणामी आवेश है बच्चों, वो कितना है, हमें ये निकालना है। अगर तो ये कहता है कि अगर किसी पदार्थ का हमें कुल आवेश, परिणामी आवेश की बात करेंगे तो वो अलग अलग स्थानों के आवेशों के योग के बराबर होगा। मतलब इस पर अगर यहाँ देखो, किसी भी पदार्थ में प्रत्येक जगह पर एक समान आवेश नहीं होता है। हो सकता है यहाँ पर 5 कूलाम हो सकता है यहाँ पे -2 कूलाम हो, यहाँ पे +7 कूलाम हो, यहाँ पे -10 कूलाम हो, यहाँ पे 1 कूलाम हो। ठीक है, यहाँ पे हमारा 3 कूलाम हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अलग अलग। तो अगर हमें कुल परिणामी आवेश की बात करें अगर इस पदार्थ की, तो वो क्या होगा, इन सभी आवेशों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, मीन्स योग कर देंगे इनका, तो हमें कुल परिणामी आवेश मिल जाएगा। जैसे कि इस पदार्थ की बात करें तो इसका जो परिणामी आवेश होगा बच्चों, इसको हम NET नेट लिख देते हैं। नेट मीन्स परिणामी, रिजल्टेंट। ओके, देखिएगा +5। एक बात और ध्यान दीजिए, जो हमारा आवेश है इनको हम जोड़ेंगे 5, 6, 7, 8, 9, लेकिन इनके चिन्ह के साथ हम इनको जोड़ते हैं। ठीक है, ये हमारा बीजगणितीय योग है। प्लस जो हमारे सिंपल रूल्स हम मैथमेटिक्स में लगाते हैं, -2, इसका हमने ये धनावेश है 7, ये ऋणावेश है, ये हमारा +1 +3। अब आप इसका टोटल सम करेंगे, देखिए बच्चों 3 बचेगा, 7 में से -3 +4 क्या बचा बच्चों, तो ये हमारा धनावेश बच गया। इस पदार्थ का जो कुल आवेश है वो है हमारा जो 4 कूलाम है। इज इट क्लियर? ठीक है, एक बात मैं आपको बता देती हूँ, जो बीजगणितीय योग होता है वो होता है हमारे जो सिंपल रूल हम मैथमेटिक्स में लगाते हैं, जो हम गणित में अपने सिंपल रूल्स अप्लाई करते हैं, वही हमने यहाँ पर करना है। बट एक बात आपके दिमाग में घूम रही होगी कि यहाँ पर हमने क्या लिया है, धनात्मक भी लिया है, ऋणात्मक भी लिया है। ये चिन्ह का मतलब, अब जबकि हम सबको पता है कि ऋणात्मक चिन्ह हम वही लेते हैं जहाँ पे हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर मीन्स जहाँ पे हमारे पास एक सदिश राशि हो। लेकिन कुछ दिनों पहले तो दीदी ने बोला था क्या, कि वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है, ना कि सदिश, तो उसमें हमने माइनस क्यों लगाया है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, पहले बात करते हैं, चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सदिश राशि क्या होती है बच्चों, एक ऐसी राशि जहाँ पर हमें परिमाण भी दिया हो और साथ साथ उसकी दिशा भी दी हो। परिमाण प्लस दिशा दी होती है। ठीक है, और ऐसी राशियाँ जहाँ, जैसे कि हम बात करें किसी बल की बात करते हैं, बल हमारी एक सदिश राशि है। अगर हम यहाँ पे 5 न्यूटन लगाते हैं तो इसका मतलब है 5 न्यूटन किसी एक दिशा में। अगर हम -5 यूज़ करते हैं बच्चों, तो उसका मतलब होता है उसकी अपोजिट दिशा में, उसकी विपरीत दिशा। मतलब किसी भी सदिश राशि में जब हम माइनस का उपयोग करते हैं, माइनस चिन्ह का उपयोग करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि वो उसकी दिशा को डिनोट कर रहा है, दर्शा रहा है। लेकिन यहाँ आवेश क्या है हमारा बच्चों, अदिश राशि है, ना कि सदिश। तो इसमें जो परिमाण होगा, परिमाण तो होगा जैसे कि 7। ठीक है, ये 7 कूलाम है। इसकी बात करें तो यहाँ पर जो हमारा बच्चों ये जो -10 कूलाम है, ये अपने आप में पूरा क्या है, एक परिमाण है। आवेश के केस में -10 हमारा क्या है बच्चों, एक परिमाण है। और इस माइनस का चिन्ह का मतलब ये नहीं है कि इसकी दिशा बता रहा है, ये पूरा माइनस चिन्ह हमारा इस -10 के साथ इंक्लूड होगा। क्लियर? नहीं आएगा समझ में, अगले लेक्चर के लिए कमेंट में कर दीजिएगा, मैं अगले लेक्चर में इसको फिर से डिफाइन करूँगी।
ठीक है, ठीक हो गया। अब देखिए बच्चों, तो क्या ये तो आवेश की योज्यता का मतलब क्या है कि आवेशों को, अगर हमें किसी पदार्थ का कुल आवेश निकालना है तो वो क्या होता है, अलग अलग किसी पदार्थ के अलग अलग पोर्शन के अलग अलग स्थानों के सभी आवेशों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे आप लोग, मैं लिखा देती हूँ आपको। बच्चों आप इसको नोट कर लेंगे। देखिए, किसी वस्तु पर कुल आवेश का वस्तु के विभिन्न भागों में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसी वस्तु पर कुल आवेश वस्तु के विभिन्न भागों में उपस्थित, ठीक है, बीजगणितीय योग मतलब सिंपल रूल्स होंगे हमारे मैथमेटिक्स के, अर्थात वैद्युत आवेश योगात्मक है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा बच्चों, वैद्युत आवेशों का योग करते समय इनके चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। उदाहरण लिखेंगे आप लोग, यदि किसी वस्तु पर 3 आवेश प्लस 3q माइनस 4q प्लस 7q है तो उसका परिणामी आवेश आप ऐसे निकालेंगे। ठीक है, ये निकाल लेंगे बच्चों। इसके दूसरे इसका दूसरा गुणधर्म पढ़ते हैं, वैद्युत आवेश का संरक्षण, इसका संरक्षण सिद्धांत, वैद्युत आवेश का संरक्षण। देखो बच्चों, संरक्षण से समझ में आ रहा है आप लोगों को सेव करना, किसी चीज को सुरक्षित रखना, मतलब जिंदा रखना। ठीक है, इस टाइम यू आर एट होम एंड यू आर सेफ। ठीक है, लॉकडाउन में आप अगर अपने घर के अंदर हैं तो आप अभी सेफ है, मीन्स कंजर्व है। देखिए बच्चों, जैसे पहले थे वैसे ही रहना, नियत रहना, कांस्टेंट रहना, निश्चित रहना। ठीक है, देखिए बच्चों क्या होगा, संरक्षण का मतलब होता है हमारा सेफ रखना, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहते हैं, अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, मीन्स एक तंत्र है, हमारे पास निकाय है, एक ऐसा निकाय बच्चों जो क्या हो, ब्रह्मांड से बिल्कुल, ब्रह्मांड मीन्स आप ऐसा बोल सकते हैं अपने वातावरण से बिल्कुल अलग हो, विलगित हो। जैसे हम विलगित निकाय पढ़ते थे ऊष्मागतिकी में, क्लास 11th, विलगित निकाय, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आजकल आप सुन रहे होंगे बच्चों, आइसोलेशन में रख दिया। ठीक है, ड्यूरिंग लॉकडाउन आइसोलेशन में रख दिया। आइसोलेशन बिल्कुल अलग करना, तन्हा, हाँ तन्हा बिल्कुल अलग करना, अकेला रखना। तो विलगित निकाय मतलब जो हमारे, जिस पर बाहर से कोई ब्रह्मांड का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, मीन्स सराउंडिंग्स कहते हैं जिसे, सराउंडिंग का कोई इफेक्ट इस सिस्टम पर नहीं पड़ना चाहिए। मीन्स बाहर से कोई आवेश अंदर नहीं आएगा, अंदर से कोई आवेश बाहर नहीं आएगा, बाहर नहीं जाएगा, ताकि हमें कोई शिकायत ना हो कि हमारा आवेश बाहर भाग गया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, देखिए बच्चों अभी विलगित निकाय में हमने विलगित निकाय लेना है। अब हमने क्या किया बच्चों, उसके अंदर हमने आवेश देखा, इसका परिणामी आवेश होगा कुछ, मान लेते हैं इसका टोटल परिणामी आवेश है हमारा +3 कूलम। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस ये जो हमारा विलगित निकाय है इसको हमने थोड़ा सा हिलाया डुलाया। ठीक है, हमने इसको हिलाना है और उसके बाद देखना है, फिर हमने ऑब्जर्व करेंगे कि कितना आवेश है। तो बच्चों, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या बोलता है, ये एक सार्वत्रिक नियम है। क्यों है मैं आपको अभी बताते हैं। आप इसे कितना ही नीचे पटको, ऊपर पटको, ऊपर फेंको, ठीक है, बॉल ही समझ लो इसको आप। ठीक है, मान लेते हैं बॉल है, आपने इसको कितना ही घर्षण कराया, कितना आपने इसको हिलाया डुलाया, लेकिन लास्ट में अंतिम जो इसका अंतिम आवेश होगा वो भी क्या होगा बच्चों, 3 कूलम ही मिलेगा। मीन्स कहीं कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमारा जो आवेश है वो क्या हो गया, नष्ट हो गया है, या इसमें कोई एक्स्ट्रा आवेश आ गया है। ठीक है, अतिरिक्त आवेश ना इसमें आएगा, मतलब इस वस्तु के अंदर जो विलगित है बिल्कुल ब्रह्मांड से, उसमें आवेशों की ना ही उत्पत्ति होगी स्वयं, और ना ही उसमें आवेश नष्ट हो सकता है। मतलब ना आवेश को क्या नहीं कर सकते, ना नष्ट कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। बट क्या रहता है, ये एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या हो जाता है, ट्रांसफर मीन्स स्थानांतरित हो जाता है। ये एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इसको स्थानांतरित किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल ये है, चलो एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल बताते हैं आपको। देखिए बच्चों, सपोज आपके पास एक वस्तु है, एक डब्बा है, आपके पास जार ले लिया आपने, बीकर ले लिया, उसके अंदर हमारे पास 3 बॉल्स हैं, देयर आर 3 बॉल्स। पहली बॉल का जो आवेश मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो हमने वैद्युत योज्यता वाला पढ़ा था, उसमें कहा था 1 2 3 अलग अलग आवेशों के योग के बराबर होगा पूरे सिस्टम का आवेश। तो इसमें मान लेते हैं हमारे पास +q कूलम
प्लस 7 कूलाम माइनस Q कूलाम, ऐसा मान लिया हमने। ठीक है, इतना इतना आवेश है इसमें 3 बॉल्स में। अब मैंने क्या किया, इस जार को मैंने थोड़ा सा हिलाना है। ठीक है, हमने इसको हिलाया तो क्या होगी बच्चों, ऑब्वियसली ये बॉल्स हमारी आपस में क्या करेंगी, टकराएंगी। टकराने का मतलब संघट्ट करना, या आप कुछ तत्काल क्या होगा इसमें, इंस्टेंट घर्षण हो रहा है बच्चों। और हमने इससे पहले वाले लेक्चर में क्या बोला था कि जब जहाँ पर भी घर्षण होता है बच्चों, वहाँ से आवेश एक दूसरे से ट्रांसफर होने लग जाता है। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ से प्लस यहाँ चले जाए, या यहाँ का माइनस इलेक्ट्रॉन चले जाए, प्रोटॉनों का आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान। ठीक है, तो जो हमारा प्रारंभिक, तो प्रारंभिक स्थिति है, इस प्रारंभिक स्थिति में हमें देखना है कितना आवेश आया। आई ले लिया इनिशियल, इनिशियल मीन्स बच्चों प्रारंभिक होता है। ठीक है, जो इसका कुल आवेश होगा वो होगा हमारा +Q प्लस 7Q माइनस Q। तो देखो बच्चों, ये और ये कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 7Q। इस पूरे सिस्टम का जो आवेश है, इस विलगित निकाय का जो आवेश है वो है हमारा 7Q आवेश है, प्लस 7Q। अंतिम की बात करते हैं, अंतिम आवेश की बात करें तो हो सकता है जब इनमें क्या हुआ है बच्चों, घर्षण हुआ, इनके बीच में जब संघट्ट हुआ, तो हो सकता है इसका आवेश हमारा बन गया है प्लस 5Q। यहाँ से कुछ आवेश यहाँ पे आ गया, ये हो गया हमारा प्लस का 7Q और ये बन गया बच्चों हमारा प्लस Q। ठीक है, इसी तरह से होगा, ये अंतिम है हमारा। तो हमारा जो इस वस्तु का जो कुल आवेश देखें अगर, तो वो होगा हमारा कुल आवेश, अंतिम आवेश को फाइनल कह देते हैं QF प्लस 5Q प्लस Q प्लस Q, और ये कितना है बच्चों 7Q आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही होगा हमारा क्या, जब किसी वस्तु को किसी भी वस्तु का जो कुल आवेश है बच्चों, देखो अलग अलग आवेश हमारा, अलग अलग स्थानों का आवेश हमारा बदल गया है। यहाँ पर प्लस Q था, यहाँ पे 5Q हो गया है, यहाँ पे 7Q था, यहाँ पे कम होकर प्लस Q बन गया है, या माइनस Q था, यहाँ से बढ़कर आवेश हमारा इतना हो गया है। लेकिन अगर हम कुल आवेश देख रहे हैं तो वो क्या है बच्चों, नियत है। इट इज़ कॉल्ड वैद्युत आवेश का संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, अब बच्चों इसी नियम को सार्वत्रिक नियम बोल दिया गया है। जो हमारा वैद्युत आवेश के संरक्षण का सिद्धांत है, ये होता है सार्वत्रिक नियम। देखो बच्चों, किसी के आगे सार्वत्रिक मीन्स यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वत्रिक तब लगता है बच्चों जब उसके विरुद्ध कोई दूसरा हमारा एक्सेप्शनल केस ना आया हो, अपवाद नहीं आया हो। तो अभी ये वैद्युत आवेश के संरक्षण के सिद्धांत में कोई भी अपोजिट चीज़ नहीं आ रखी, मीन्स इसके अपोज में किसी ने अपोज किया हो, इसको कोई अपवाद अभी तक नहीं आया है, तो इसको सार्वत्रिक नियम कहा है, क्योंकि ये सत्य है। ठीक है, देखिए ये तो था बच्चों एक हमारी अवधारणा जो हमने बना रखी है। मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल देती हूँ जो हमारे डेली लाइफ में हम यूज़ भी करते हैं। क्योंकि बच्चों जब आप एग्जाम में जाते हो तो आपको अपने नोट्स में बहुत सॉलिड एग्जांपल लिखने हैं, जैसे कि मैंने आपको बहुत इससे पहले लेक्चर में भी बता दिया क्यों करनी चाहिए। एग्जामिनर को लगना चाहिए कि आपको कुछ आता है। ठीक है, देखिए बच्चों, हमारे पास एक ग्लास की रॉड है, एक ग्लास रॉड है, कांच की छड़ है, और हमें सबके पास सिल्क का कपड़ा होता है। मम्मी की साड़ी पकड़ लेना, साड़ी लेना, और उसमें क्या करना है आपको, कांच को रब करना है, मीन्स घर्षण कराना है। कांच में घर्षण कराते ही क्या हुआ, ये घर्षणात्मक आवेशन हो जाएगा। क्या होता है, कांच से इलेक्ट्रॉन हमारे सिल्क में जाने लगता है। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए, मान लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन गए, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, -6 आवेश आ जाएगा, -6 कूलाम आवेश आ जाएगा। और मान लेते हैं यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी बच्चों, डेफिशिएंसी मीन्स कमी हो गई है। तो यहाँ पे जो उत्पन्न आवेश होगा वो 6 कूलाम आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसको हमने देखो इससे टच कराया होगा, हमने इससे हमने टच कराया। ठीक है, तो ये हमारा एक, ये पूरा हमारा निकाय माना जाएगा। इसको हमने क्या मान लिया, एक निकाय मान लिया। ठीक है, एक मिनट बच्चों, एक बार मैं दोबारा करती हूँ, सॉरी। देखिए सपोज हमारे पास एक कांच की छड़ है, एक मम्मी की साड़ी है, सिल्क की रेशम की साड़ी है। ठीक है, अभी इस पर कोई आवेश नहीं है और सिल्क की साड़ी पर भी हमारा कोई आवेश नहीं है। ठीक है, तो मीन्स इसका आवेश कितना है, अभी 0, इसका कितना है 0। तो प्रारंभिक आवेश कितना होगा बच्चों, 0 + 0 = 0। ठीक है, ये पूरा निकाय माना जाएगा बच्चों। इसको बाउंड्री को अगर हम ले लें, ठीक है, ये हमारा पूरा एक
एक सिस्टम है। तो जो कुल आवेश है सिस्टम का वो क्या है बच्चों, हमारा शून्य है, मीन्स विद्युत उदासीन है। अब देखते हैं, अब मैंने क्या किया बच्चों, इसको इसमें रब कराया। रब कराते ही क्या होता है, कांच की छड़ से हमारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाते हैं बच्चों, सिल्क की साड़ी में प्रवेश कर जाएंगे, रेशम की साड़ी में प्रवेश करेंगे। तो मान इसमें यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन गए तो बच्चों यहाँ पे -6 कूलाम आवेश उत्पन्न होगा, और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है तो यहाँ पे +6 का धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। कुल आवेश देखिए, ये भी हमारा एक विलगित निकाय है, तो कुल आवेश की बात करें, फाइनल आवेश होगा +6 -6 = 0। ठीक है, तो ये क्या है हमारा बच्चों, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है बच्चों, आप इसे जल्दी से नोट करेंगे, मैं आपको लिखा देती हूँ। इसे नोट कर लेंगे बच्चों आप लोग। देखिए मैं समझा देती हूँ आपको, वैद्युत आवेश का संरक्षण। इस सिद्धांत के अनुसार किसी विलगित निकाय में वैद्युत आवेश का बीजगणितीय योग हमेशा नियत रहता है, अर्थात आवेशों विलगित निकाय में आवेश को विलगित निकाय में ना तो निर्मित किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, किंतु एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण किया जा सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जा रहे थे तो क्या जा रहा था बच्चों, ऋणावेश स्थानांतरित हो रहा था। ठीक हो गया। उदाहरण देखेंगे बच्चों, पहला उदाहरण तो आप वही लिखेंगे जो आपने कांच की छड़ का लिखा था, कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर क्या होता है बच्चों, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे रेशम की छड़ में, रेशम के कपड़े में क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे कांच की छड़ क्या हो जाती है बच्चों, धनावेशित हो जाती है, और हमारा रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल, आप 2 एग्जाम्पल लिखिएगा। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा ये वाला। देखिए इसको मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि थोड़ा सा केमिस्ट्री टाइप का भी है, इसमें थोड़ा केमिस्ट्री नहीं है, मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों 92U238 क्या है, यूरेनियम है बच्चों, यूरेनियम। आपने रेडियो एक्टिव पदार्थ पढ़े हैं, जो क्या करते हैं, लगातार उनमें रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या करते हैं, विकिरण करते हैं। ठीक है, उनका विकिरण अल्फा किरण, गामा किरण, बीटा किरण विकिरण उसमें से उत्सर्जित होता है। तो देखिए बच्चों, यूरेनियम हमारा एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। ये जब क्षय होता है, जब इसका जब ये क्षयित होता है तो क्या निकलता है बच्चों, अल्फा कण क्या होता है, उत्सर्जित होता है, अल्फा विकिरण उत्सर्जित होता है। बताता है अभी आपको अल्फा कण क्या है हमारा। तो हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों, थोरियम प्राप्त होता है। अब आप कहेंगे कि इससे हमें क्या पता लग रहा है कि हमारा वैद्युत आवेश का संरक्षण कहाँ हो रहा है, तो मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अल्फा कण क्या है। अल्फा कण क्या होता है बच्चों, ये आपने नोट कर लिया होगा। देखिए अल्फा कण क्या होता है बच्चों, हीलियम नाभिक अपने पढ़ा है 2He4, क्या होता है हमारा हीलियम नाभिक। हीलियम नाभिक में क्या होता है, सबको पता है परमाणु में क्या होता है बच्चों, परमाणु में हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होता है, और उसकी जो बाहरी कक्षा होती है, और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बच्चों, लगातार परिक्रमण और परिभ्रमण करते हैं। ठीक है, रिवॉल्यूशन और रोटेशन करते हैं। रुको हम इसको जरा थोड़ी सी पोलियो बूथ पिलाते हैं, बिकॉज ये क्या हो चुका है, विकलांग हो गया है। ठीक है, अब देखिए अगर हमने क्या करा, जो हमने बाहरी कक्षाएं जो है किसकी, हीलियम नाभिक की जो बाहरी कक्षा है उसमें से हम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन। ठीक है, हमने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करना है बच्चों, किसी बाहरी ऊर्जा देकर हमने उसको निकाल देना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को। बचेगा क्या आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन थे केवल, और हमने 2 के 2 इलेक्ट्रॉन हमने बाहर फेंक दिए। अब हमारे पास बचेगा एक नाभिक बचेगा, हीलियम का एक नाभिक बचेगा, और उसी नाभिक को हम क्या नाम देते हैं बच्चों, अल्फा कण। ठीक है, ये था हमारा नाभिक हीलियम का, जिसमें 2 प्रोटॉन्स और बाहर से हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस होते हैं, अंदर हमारे न्यूट्रॉन भी होंगे। ठीक है, 2 होता है क्योंकि 4 उसका तभी जाके परमाणु बाहर आएगा। अब हमने क्या किया, बाहर से ये निकाल दिया, तो अब इस कक्षा का क्या लेना देना, हमारे पास क्या बचा, केवल एक नाभिक बचा है, जिस पर केवल कितना आवेश है, कुल इसका 0, इसका +2, तो +2 आवेश है। और यही हमारा जो हीलियम का नाभिक है बच्चों, इसी को हम बोलते हैं क्या, अल्फा कण। और अल्फा कणों पर कैसा आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है। ये आपने अल्फा प्रकीर्णन वाला रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा होगा, तब आपने देखा होगा कि कुछ ऐसा। अब 11th के लेक्चर्स देख लीजिएगा आप कुछ टाइम बाद। देखिए बच्चों इसकी बात करते हैं, जब हमारा ये 92 यूरेनियम 238 इसका परमाणु भार है, इसका परमाणु क्रमांक है, जब हमारा क्षय होता है, इसका रेडियो एक्टिविटी में इसका जब क्या होता है, विकिरण उत्सर्जित होता है, तो हमारे पास क्या निकलता है,
हीलियम का नाभिक निकलेगा। मीन्स आपके पास अल्फा कण हमारे उत्सर्जित होंगे और हमें क्या मिलता है बच्चों, थोरियम प्राप्त होता है। ये भी हमारा एक क्या है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। इसका भी आगे विकिरण होता है। फिर बाकी जो है हम परमाणु और नाभिक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इसका। देखिए न्यूक्लियर एंड एटम्स एंड न्यूक्लियस, ठीक है। इसकी देखिए ये प्रारंभिक आवेश देखते हैं बच्चों इसका। तो प्रारंभिक आवेश देखो बच्चों, आप सभी को पता है कि जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है, किसी भी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। इसका मतलब क्या है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन और उतना ही उसमें आवेश माना जाता है। तो अगर इसके आवेश की बात करते हैं तो इस पर कितने आवेश हैं बच्चों, 92 आवेश है, ठीक है। अंतिम आवेश की बात करते हैं विकिरण के पश्चात, देखो इसका होगा हमारा +2, ये होगा हमारा +90, कितना हुआ 92। देखिए सिस्टम पहले इतना था, अब सिस्टम इतना हो चुका है, ठीक है। ना ही आप ऐसे नहीं कहेंगे कि नष्ट हो गया है, क्योंकि हम थोरियम को देख के ये नहीं कहेंगे कि हमारा आवेश क्या हो चुका है बच्चों, नष्ट हो चुका है। नष्ट नहीं हुआ है, कितना है 92 है। इज इट क्लियर, आप इसको नोट करिए। काफ़ी हमारे पास एग्जाम्पल है इसके, युग्म उत्पादन भी है, वो हम बाकी 2 एग्जाम्पल आपके सफिशिएंट है। देखिए बच्चों अब हम इसके तीसरे गुणधर्म की बात करते हैं। जो तीसरा गुणधर्म है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, उस पर बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटमीकरण क्या होता है बच्चों, वैद्युत आवेश हो चाहे कुछ भी हो, क्वांटमीकरण क्या होता है, क्वांटमीकरण होता है बच्चों किसी की वैल्यू को स्थिर कर देना, निश्चित कर देना, फिक्स कर देना, ठीक है। देखिए बच्चों एक होता है सतत अथाह मात्रा में, उसका कोई निश्चित नहीं है, वो लगातार हमारा, लगातार कह सकते हो आप जितना चाहे। असतत या आप कह सकते हो क्वांटमीकरण करना, या हाँ विविक्त कह सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई वस्तु है हमारे पास बच्चों, कोई वस्तु है, उस पर हमारा कुछ भी आवेश नहीं होता, उस पर जो आवेश होता है वो फिक्स है, ठीक है। किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो किसी भी मात्रा में नहीं हो सकता, उसको हमने फिक्स किया है, मतलब उसको असतत रूप में, सतत रूप में नहीं है, मतलब किसी भी मात्रा में नहीं है, असतत रूप में मीन्स इसको फिक्स किया, क्वांटमीकरण करना। कैसे किया मैं बताती हूँ। देखिए बच्चों हमें पता है जो हमारा मूल आवेश है, या आप कह सकते हो जो आवेश का स्रोत है, मौलिक आवेश, वो क्या है बच्चों, हमारा इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का आवेश हमारा मौलिक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश बोले तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का आवेश बोल दीजिए या प्रोटॉन का आवेश बोल दीजिए, क्योंकि परिमाण एक जैसा होता है। इलेक्ट्रॉन के केस में माइनस, प्रोटॉन में पॉजिटिव आ जाएगा। होता क्या है ना बच्चों, अगर इस वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन है, देखिएगा कैसे हमारा क्वांटमीकरण किया है। अगर इस वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो आवेश होगा बच्चों वो होगा E। इलेक्ट्रॉन है या एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, E होगा। अगर इस वस्तु को बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसका आवेश हो जाएगा बच्चों 2E, ठीक है। 3 आवेश दोगे तो 3E, 4 आवेश दोगे तो 4E, ठीक है। माइनस 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 इलेक्ट्रॉन दे दिया है। अब ऐसे ही अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो +E, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो +2E, ये एंड सो ऑन, ठीक है। ये कभी ऐसा नहीं हो सकता बच्चों कि हमने किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो मैंने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, उसके बाद मैंने आधा इलेक्ट्रॉन बचा था, तीनों को मैंने निकाल दिया है, आधे को मैंने कहा कि लो आधा इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, कितने बचे, ये इतने इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए। ऐसा कभी नहीं होगा, मतलब कभी भी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो भिन्नात्मक ना तो उसके अंदर उपस्थित हो सकती है, ना ही उसमें से हम भिन्नात्मक इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है। मतलब पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन या तो पूरा पूरा आएगा या फिर पूरा पूरा जाएगा, पूर्णांक के रूप में, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा किसी वस्तु पर हमारा 1/2 इतना आवेश हो, मतलब इसको हम 2 से भाग दे देंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जब भी आवेश होगा वो हमारा इसी रूप में होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E। कभी ऐसा नहीं होगा कि 2.5E इलेक्ट्रॉनों इतना आवेश है हमारे पास किसी वस्तु पर,
ये क्वांटाइज्ड करना हो गया बच्चों, किसी की उसको फिक्स करना, ठीक है। तो ये होगा, ये है हमारा क्या, वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। इस चीज़ को हम दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं, एन ई, जहाँ हमारा एन क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक है मतलब एक हो सकता है एन, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, सो ऑन। और ई क्या है हमारा बच्चों, प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। क्लियर? मेरी बात सबको समझ में आ रही है? जिसको नहीं आएगी वो मुझसे कमेंट में जरूर पूछेगा। बच्चों आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हो। जो असली स्टूडेंट होता है बच्चों, जो एक इंटेलिजेंट अपकमिंग हमारा स्टार होता है, वो बच्चों बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन पूछिए, आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। अपने को शो कीजिए कि हम मूर्ख हैं, ठीक है। जो बच्चा शो करता है कि हम मूर्ख हैं, उसी के अंदर बच्चों जिज्ञासा होती है, क्यूरियस उसी के अंदर होती है, इसका मतलब वो पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। देखिए बच्चों, अब मैं आपको अगर मैं इसको डेफिनेशन आपको बता दूं तो क्या है, वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत ये कहता है बच्चों, किसी भी वस्तु का जो आवेश होगा, किसी भी वस्तु का जो आवेश होगा, मान लेते हैं वो Q है, वो आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का मतलब मल्टीप्लाई में इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणांक होगा, पूर्ण संख्या गुणांक होगा, पूर्ण संख्या गुणज या पूर्ण पूर्णांक गुणज, ऐसा कह सकते हो आप। इतना आवेश होता है बस किसी वस्तु का। इलेक्ट्रॉन का आवेश जरूर होगा, उसका 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ठीक है, इतना होता है। मैं आपको नोट करा देती हूँ बच्चों। उसके बाद हम अपना अगला लेक्चर अगली वीडियो में अपलोड करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। बच्चों इसको नोट करेंगे आप लोग। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन का आवेश एक मौलिक आवेश है, अतः किसी वस्तु का आवेश इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है, ठीक है। यह मैंने आपको समझा दिया है। यदि किसी वस्तु में 1, 2 या 3, 4, 5 अथवा इतने इलेक्ट्रॉन्स हों, तो वस्तु के आवेश क्या होंगे बच्चों, 1e, 2 होंगे तो 2e, 3e, 4e, क्रमशः इतने होंगे, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का आवेश का सतत मात्रा में ना होकर असतत पैकेटों के रूप में उपस्थित होना ही आवेश का क्वांटमीकरण है, ठीक है बच्चों। कुछ पैकेट्स के रूप में, जैसे फोटॉन्स होते हैं हमारे, ठीक है। अर्थात आवेश का क्वांटमीकरण यह एक वह गुण है जो यह दर्शाता है कि किसी वस्तु पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉनों के आवेश का पूर्ण गुणज ही हो सकता है, इसका भिन्नात्मक गुणज नहीं होगा। देखो, पूर्ण गुणज ही हो सकता है। शायद ये दिख नहीं रहा हो आपको, ठीक है, यहाँ से मैं नहीं दिखा। देखिए, इसका गणितीय रूप लिखेंगे, आप जल्दी से नोट करें, पहले से पॉज कीजिए और नोट कीजिए। देखो बच्चों, गणितीय रूप लिखेंगे इसका। यदि किसी वस्तु पर आवेश, लिखिए गणितीय रूप, इसके अंदर लिखेंगे आप, यदि किसी वस्तु का आवेश Q हो तथा उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, तो वस्तु का आवेश Q = ±ne होगा। इज इट क्लियर? वेर, जहाँ हमारा n क्या है बच्चों, एक पूर्णांक है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, या आप लिख सकते हो उसे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या है, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए, करेंगे। मैं आपको एक न्यूमेरिकल दिखाती हूँ, जल्दी कीजिए। देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल है हमारा, 200 ग्राम शुद्ध जल में इलेक्ट्रॉनों व प्रोटॉनों की संख्या निर्धारित कीजिए व कुल धनावेश भी बताइए। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए,
200 ग्राम शुद्ध जल में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करनी है। आपके पास 200 ग्राम जल है, ठीक है, 200 ग्राम जल, अब मीन्स H2O है आपके पास, ठीक है। अब इसमें आपको इस 200 ग्राम में गिनना है आपको 1 2 3 4 कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने प्रोटॉन है। हमें पता है जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही हमारे पास प्रोटॉन भी होंगे, ठीक है। आवेश हम बाद में ज्ञात करेंगे क्योंकि जब प्रोटॉनों की संख्या पता लग जाएगी तो 1.6 से हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब भाई हमें पता लगाना है कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं और प्रोटॉन्स कितने हैं। एक बात आप ध्यान रखिए, H2O एक मॉलिक्यूल है, इसका एक अणु है। H2O के एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, ठीक है। देखो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 8। इट मीन्स जो हमारा एक अणु है H2O का उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10। अब हमें ये पता लगाएंगे कि इस 200 ग्राम जल में कितने अणु हैं। एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन, तो अगर 12 अणु होंगे तो 12 गुणा 10, 13 अणु होंगे तो 13 गुणा 10, ठीक है बच्चों। जितने हमारे अणु होंगे उससे हम 10 से गुणा कर देंगे, हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता लग जाएगी। तो हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है कि कितने अणु हैं हमारे किसमें, 200 ग्राम में कितने अणु हैं, ठीक। अब अणु निकालने के लिए मोल कंसेप्ट लगाते हैं बच्चों। मोल परिकल्पना सुनोगा आप लोगों ने। मोल क्या होता है बच्चों, हमारा एक मोल हमारी वो संख्या है बच्चों, एक वो हमारी क्वांटिटी है किसी भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो, वटेवर, H2O, CO2 हो, H2O हो या O2 हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, कुछ भी हो, ठीक है, SO4 हो, H2SO4 हो, उसका एक मोल हमारी वो पदार्थ है जिसमें हमारी उसके अणुओं की संख्या कितनी होती है बच्चों। एवोगैड्रो संख्या सुनी होगी आप लोगों ने, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 कितने अणु होते हैं। अगर आप बात कर रहे हैं एक मोल किसकी, CO2 की बात कर रहे हैं, तो CO2 के कितने अणु होंगे, इतने अणु होंगे, इतने अणु किसके, CO2 के। अगर एक मोल H2O की बात करेंगे तो उसमें कितने अणु होंगे बच्चों, इतने अणु होंगे H2O के, 1 2 इतने अणु, 6.022 इंटू सो ऑन, इतने अणु होंगे हमारे पास। तो भाई हम जानते, तो भाई पहले ये तो पता लगे कि इस 200 ग्राम में मोल कितने हैं। जब मोल पता लग जाएंगे तो अणु पता लग जाएंगे, और जब अणु पता लगेंगे तो हम 10 से गुणा करके उनको क्या निकाल देंगे बच्चों, प्रोटॉन की संख्या। इसको ध्यान रखना, हमें ये प्राप्त करना है सबसे पहले। देखिए चूंकि, ठीक है, 1 मोल H2O में अणुओं की संख्या कितनी होती है बच्चों, 6.022 इंटू 10⁻23 H2O, इतने अणु लिख दो बच्चों, ठीक है बच्चों। एक मोल में हमारे इतने अणु होंगे, ठीक है। अब एक मोल की बात करें अगर बच्चों अणु की, तो इसको हम ऐसे कैसे, हमने 20 ग्राम 200 ग्राम में निकालना है, तो पहले हम देखते हैं भाई एक मोल का हमारा कितना द्रव्यमान होता है। ये एक मोल H2O बोलो या 18 ग्राम H2O बोलो बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक मोल हमारा 18 ग्राम के बराबर होता है, किसका, H2O का। अगर ऐसे ही आप एक मोल CO2 की बात करेंगे तो इसका हमारा कुछ और आएगा, कार्बन का होता है हमारा 12 प्लस O2 का हमारा 16 दूनी 32 4 4 44 आएगा आपका, ठीक है। तो देखिए बच्चों 18 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या हमारी कितनी, इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 अणु, किसके, H2O अणु, किसके, H2O के अणु, ठीक है। हम ज्ञात करते हैं, पहले हमें 200 का ज्ञात करना है बच्चों। अगर 18 टॉफी आपके पास, सॉरी हाँ ठीक, आपके पास 18 टॉफी है, वो आ रही है हमारी 36 रुपये की, 36 रुपये की। तो एक टॉफी कितने की होगी बच्चों, 36/18 2 रुपये की, ठीक है। तब जाके आपकी एक टॉफी 2 रुपये की, इसलिए आपकी 18 दूनी 26। इस तरह से हमारा याद है। तो ऐसे ही हम कुछ करेंगे तब हम निकालेंगे ज़्यादा की। 1 ग्राम H2O में कितने अणु, भाई डिवाइड कर देंगे, 6.022 इंटू 10⁻23/18। अब बच्चों इसकी कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू आएगी, इतने अणु किसके, H2O के, ठीक है। और ये आपके काम आएगा भी, समझ रहे हो मेरी बात को। 1 ग्राम में इतने, तो बताओ बच्चों 18 ग्राम, ठीक है, आप उसको सॉल्व कर लेंगे खुद ही।
1 ग्राम में पता लग गया। अब बच्चों एक टॉफी हमारी 5 रुपए की है, 2 रुपए की है, जो हमने अभी निकाली थी। तो बताइए बच्चों 200 टॉफी कितने की होगी? 2 इंटू 200, ठीक है। सेम 1 ग्राम जब में उतने अणु हैं तो 200 ग्राम में मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे? उस क्वांटिटी से। तो 200 ग्राम इसलिए, ठीक है, चूंकि ऐसा करता है इसलिए हमारा ऐसा बनता है। इसलिए 200 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या हमारी बच्चों कितनी होगी? हमारी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23/18 इंटू 200 से हमारी क्या हो जाएगी बच्चों? मल्टीप्लाई होगी और इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, आप उसको यूज करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। इतना समझ में आया? अब क्या करना है देखो बच्चों, इतने ग्राम में हमारे इतने अणु हैं, ठीक। अणुओं की संख्या पता लग गई किसके? H2O की। अब क्योंकि इतना नोट करेंगे पहले, यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है ना, ठीक है। अब मैं इसको मिटाती हूँ। ऊपर देखिए, हमें अणुओं की संख्या पता लग गई है। फिर लिखेंगे चूंकि एक H2O के एक अणु में, H2O के एक अणु में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी बच्चों? 10। तो इतने अणु में बच्चों, इतने अणु में जो भी वैल्यू आपकी आएगी, इतने अणु में कितने होंगे? इतने अणु बोलो या 200 ग्राम में बोल सकते हैं आप। इसलिए 200 ग्राम H2O में इलेक्ट्रॉनों की संख्या डिनोटेड बाय Ne लिख देते हैं। 10 गुणा ये जो भी क्वांटिटी यहाँ पे आएगी, आप उसने आपको ये वाली क्वांटिटी, ये इस क्वांटिटी को सॉल्व करके जो आएगा यहाँ पे रखना है, और मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आ रहा है हमारा, जिसे आप निकालेंगे बच्चों, खुद निकालेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन अपनी अगले मार्च तक पूरी वो कर ली। 2021 के जो एग्ज़ाम आप देंगे वहाँ तक आपने बिल्कुल सॉलिड कर देंगे। अपने न्यूमेरिकल्स आप अपने न्यूमेरिकल नहीं छोड़ने, क्योंकि मेरिट लिस्ट में आना है। मेरिट लिस्ट नहीं तो कम से कम इंस्पायर स्कॉलरशिप जो होती है हमारी 80,000 वाली, उसको तो कम से कम आपको लेना ही है। इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैं आपको बता दूंगी इंस्पायर स्कॉलरशिप किसके लिए होती है, कैसे होती है, कैसे मिलती है। उत्तराखंड बोर्ड के बच्चों के लिए होती है, स्पेशली स्टेट बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड की नहीं, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम उत्तराखंड, ठीक है। जल्दी कीजिए, इतने इलेक्ट्रॉन आपके निकलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पता लग गए। सिंस जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने प्रोटॉन्स, जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स, जो हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वही हमारी प्रोटॉनों की संख्या भी होगी बच्चों, ठीक है। प्रोटॉन्स निकल गए ना, दैट इज आंसर, ठीक है। ये NP = NE। अपने आंसर को हाईलाइट कीजिए बच्चों, अपनी क्वालिटी को हाईलाइट करना चाहिए, ना तो सब लोग आपको इग्नोर करेंगे। ऐसे अपने आंसर को हाईलाइट कीजिए, अदरवाइज टीचर आपको नंबर क्या पता ना दे, भूल जाए आपके, उसको इग्नोर कर दे। रिस्क नहीं लेना है, बॉक्स में रखिएगा आंसर को। अब देखिए आपने क्या निकाला है? धनावेश की मात्रा निकालनी है, कुल धनावेश बताना है। सिंस एक प्रोटॉन में, प्रोटॉन लिखिएगा, प्रोटॉन में आवेश की संख्या, आवेश की मात्रा, आवेश लिख देते हैं सीधा, कितना होता है बच्चों? 1.6 प्लस का इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इसलिए कितने प्रोटॉन में? इतने प्रोटॉन्स में, कितने इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन, ठीक है। 6.692 इंटू 10 टू द पावर 25 प्रोटॉन्स में आवेश 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 इंटू कितने, इस संख्या से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 692 इंटू 10 टू द पावर 25 कितने कूलम आवेश, और जिसका आंसर हमारा आ रहा है 1.07 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलम, दैट इज अनदर आंसर। इसको भी आप हाईलाइट करेंगे बच्चों, क्यू या कैपिटल क्यू जिससे नोट करेंगे, मर्जी आपकी कीजिए। आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों, नेक्स्ट उसमें मिलेंगे
अगले लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर 3 में, जहाँ हम पढ़ेंगे गुलाम का नियम। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।